शेड्यूल स्टार्ट करो। फर्स्ट शेड्यूल का क्या है कोड? 12232 क्लॉज 1, एनपीए 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 होने के बावजूद भी पार्टनरशिप को सिक्योर करने के लिए प्रोफेशनल वर्क का एडवर्टाइजमेंट कराना पड़ता है। प्रीवियस ऑडिटर अगर कंपनी का है तो परसेंटेज बेसिस पे चार्ज करेगा फी और बिजनेस के बैलेंस शीट को साइन करेगा, ठीक है ना। सेकंड पार्ट का पीए हो गया पा, और थर्ड पार्ट का क्या हो गया? थर्ड पार्ट का हो गया फेलो मेंबर डज नॉट सप्लाई राइट टेंडर, और फोर्थ का क्या हो गया? एनी कोर्ट गिल्टी बाय एनी कोर्ट फॉर डिसरेप्यूट। खत्म हो गया। देखो 30 सेकंड भी नहीं लगा। अब आपके एग्ज़ाम में 40 से 45 दिन बचे हैं, तो अब आप बिल्कुल फोकस्ड होंगे टुवर्ड्स योर एग्जामिनेशन। तो अब हम बिना किसी फालतू बातों के हम टू द पॉइंट आते हैं, और एग्ज़ाम में जो पूछने वाला होता है हम उस पर डिस्कस करेंगे। आज का जो ये डेडिकेटेड लेक्चर है वो है प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर में। और जी हाँ, आपने जो पढ़ा है इसमें टाइटल में जो पढ़ा है आपने जो टाइटल में पढ़ा है कि बिल्कुल 20 मिनट में, थंबनेल में मैंने डाला हुआ है कि 20 मिनट में आपका प्रोफेशनल एथिक्स का पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है ना। आप एग्ज़ाम में रिकॉल कर पाओगे कि यस, आपको क्या आपने अभी तक पढ़ा, आपने अपने दूसरे टीचर्स से जिनसे भी आपने क्लास ली होगी, या फिर आपने सेल्फ स्टडी की होगी, तो आपने अपने चैप्टर्स को थॉरोली पढ़ा होगा। मैं आपको यहाँ पे मदद करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जो भी आपने पढ़ा है उसको आप रिकॉल कैसे कर पाओगे कम समय में। अगर प्रोफेशनल एथिक्स की बात करी जाए, अच्छा चलो, मैं कौन हूँ? तो मैं हूँ राहुल आनंद, और मैं आपका दोस्त हूँ, मेंटर हूँ, गाइड हूँ। आपको मैं मदद करूँगा ऑडिट और आईडीटी में, इनडायरेक्ट टैक्सेशन में एग्जामिशन स्कोर करने में, ठीक है ना। तो मैं जो भी कहता हूँ उसको आप फॉलो करो। आप भी खुद अपना जजमेंट लगा सकते हो कि जो मैं कह रहा हूँ, अगर मेरी वीडियो आप देखोगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मैं कितना सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। मेरे प्रीवियस वीडियोस भी आप देख सकते हो, मैंने जितने भी मेमोरी टेक्निक दी है उसमें से 80% मेमोरी टेक्निक कवर्ड हो जाते हैं एग्जाम में। हर बार कुछ ना कुछ, कोई ना कोई मेमोरी टेक्निक से क्वेश्चन आ जाता है, 10-15 नंबर का तो आ जाता है, ठीक है ना। अभी जो मैं करवाने जा रहा हूँ प्रोफेशनल एथिक्स का, वो 20 मिनट में आपका टोटल प्रोफेशनल एथिक्स कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो क्या है, प्रोफेशनल एथिक्स में लोग कहते हैं कि 16 नंबर का आता है। प्रोफेशनल एथिक्स में सभी कहते हैं 12 से 16 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो क्या आपको लगता है कि 12 से 16 नंबर अगर क्वेश्चन पूछेगा, मैं कुछ भी बकवास नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट चेक करवा रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई से वाकिफ करवा रहा हूँ। आप ये बताओ, 12 से 16 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो क्या आपको लगता है कि 12 से 16 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो 12 से 16 नंबर आप ले आओगे? आप लिखोगे और आईसीआई आपको 12 में 12 नंबर दे देगी? आप लिखोगे और आईसीआई आपको 16 में 16 नंबर दे देगी? पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो जो रैंक 1 लाते हैं उसको 100 आउट ऑफ 100 आ जाता, ठीक है ना। तो थ्योरी में मार्क्स कटते हैं, ऑडिट में मार्क्स कटते हैं। कटने का रीज़न क्या होता है? बहुत सारे रीजंस होते हैं, जिसमें एक रीज़न होता है टेक्निकल वर्ड्स, दूसरा रीज़न होता है क्लॉजेज हमने गलत लिख देते हैं, दूसरा रीज़न क्या होता है? क्लॉजेज हम गलत लिख देते हैं, किसी अदर क्लॉजेज का रेफरेंस डाल देते हैं, ठीक है ना, सेक्शन गलत लिख देते हैं। तो वो हमें नहीं करना है। और ऑडिट में हमको कोशिश करना है कि ऑडिट में जो सेक्शन से रिलेटेड, एसए से रिलेटेड और क्लॉजेज से रिलेटेड 3 ही टॉपिक हैं, एसेज, ठीक है, प्रोफेशनल एथिक्स, और थोड़ा बहुत कंपनीज एक्ट का सेक्शन आता है। तो आईसीआई आपसे एक्सपेक्ट करती है कि यस, आपको एटलीस्ट जो फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल के क्लॉजेज है वो आपको याद होने चाहिए। जो 6-7 सेक्शंस है प्रोफेशनल एथिक्स के वो आपको याद होने चाहिए। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट है उसके जो सेक्शंस है वो आपको याद होने चाहिए। दूसरा, जो एससीज के नंबर है वो आपको याद होने चाहिए, और कंपनीज एक्ट के जो भी 10-12 जो सेक्शंस है वो आपको याद होने चाहिए। उसके साथ जो कारों का क्लॉज है वो आपको याद होना चाहिए। तो एसएज में ज़्यादा कुछ नहीं है रेफ़र करने के लिए, आई मीन ऑडिट में ज़्यादा कुछ नहीं है रेफ़र करने के लिए, बहुत ज़्यादा एक्ट्स नहीं है पढ़ने के लिए, बहुत ज़्यादा इसमें जो है सेक्शंस नहीं है पढ़ने के लिए। तो आईसीआई आपसे एक्सपेक्ट कर सकती है कि ये सबको एटलीस्ट इतना तो याद होगा, और मैं भी आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ये याद कर लोगे। और ये आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है कि आप कैसे याद करोगे, आपको मैं याद करवा दूंगा। अभी प्रोफेशनल एथिक्स कंप्लीट करते हैं, अभी 20 मिनट में प्रोफेशनल एथिक्स कंप्लीट करते हैं, और इस वीडियो के बाद आप खुद जज करना आपको सारे क्लॉजेज याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जो कुछ सेक्शंस है या कुछ
पॉइंट्स है या कुछ क्वेश्चंस है प्रोफेशनल एथिक्स के जिसमें पॉइंट्स पूछते हैं, 6-7 पॉइंट्स हैं, क्या वो पॉइंट्स आपको रिकॉल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। आप खुद ब खुद जज कर लेना। तो चलो शुरू करें क्या, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर आपको लाइव क्लास फेस टू फेस क्लासेस चाहिए होगी तो आप यहाँ पे विजन सीआई लर्निंग पे मेल कर सकते हैं, या फिर ये जो आप देख रहे हैं अपना ग्रुप, इस ग्रुप पे आप, ठीक है ना, इस पे टेलीग्राम ग्रुप है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलो सर, तो आगे हम करते हैं क्या, आगे क्या करते हैं, तो देखो जरा, प्रोफेशनल एथिक्स में बहुत सारे 73 पेजेस का मेरा नोट्स है। वैसे तो आईसीआई में जो प्रोफेशनल एथिक्स का चैप्टर है वो चैप्टर टोटल 120 पेजेस का है। थोड़ा सा वो किया है, समराइज़ किया है, और उसको मैं लेकर के आया हूँ 73 पेजेस में। इसमें 3-4 पेजेस है, और शुरू के जो पेजेस है, शुरू के जो पेजेज है 10 पेजेज है वही आपको पढ़ने हैं। शुरू के 10 से 17 पेजेस आपको ही पढ़ने हैं। अदरवाइज उसमें 2-3 पेजेस तो मेमोरी टेक्निक का ही है। तो अगर आप बोलोगे तो ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये जो मेरी नोट्स है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल हम क्या देख रहे हैं, अच्छा चलो अब देखते हैं कि इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है ना अपना प्रोफेशनल एथिक्स में, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि पीई में जो आईसीएआई आपसे एक्सपेक्ट करता है, सबसे पहले तो वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि भैया शेड्यूल्स याद होने चाहिए आपको। जो शेड्यूल्स है, शेड्यूल्स याद होने चाहिए, ठीक है ना। एक तो हो गया आपका नंबर 1 शेड्यूल, नंबर 2 हो गया कुछ सेक्शंस है, छोटे मोटे सेक्शंस है, जैसे सेक्शन 7 हो गया, सेक्शन 8 हो गया, सेक्शन 22 हो गया, 25 हो गया, 27 हो गया। ये एक्सपेक्ट करता है कि आपको ये सेक्शंस याद होंगे, ठीक है। 5 भी लिख लो इसमें, 2 सब सेक्शन 2 जो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का है, ठीक है ना। तीसरा वो कुछ आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि भैया थोड़े बहुत डेफिनेशन आपको पता होने चाहिए, जैसे कि फंडामेंटल ऑफ कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है, फंडामेंटल्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है, थ्रेड्स क्या होते हैं, ठीक है ना, और थ्रेड्स का सेफगार्ड क्या होता है, थ्रेड का सेफगार्ड क्या होता है, ठीक है ना। तो एटलीस्ट इतना तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम, अगर इससे समय मिलता है, इसके बावजूद भी हमारे पास समय है, तो हम एक चीज़ और पढ़ते हैं, हम एक चीज़ और पढ़ते हैं जिसको कहते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर कि जो डिसिप्लिनरी कमेटी का प्रोसीजर है वो एटलीस्ट क्या है। तो सबसे पहले आपका क्या फोकस होना चाहिए कि जो शेड्यूल्स है, फर्स्ट शेड्यूल, सेकेंड शेड्यूल, उसमें जो क्लॉजेज है, पार्ट्स है, फर्स्ट शेड्यूल में आपका 4 पार्ट है, सेकेंड शेड्यूल में आपका 3 पार्ट है। फिर फर्स्ट शेड्यूल के 4 पार्ट के हर एक पार्ट के अंदर में 12 क्लॉजेज है, किसी में 2 क्लॉजेज है, किसी में 3 क्लॉजेज है, फिर किसी में 2 क्लॉजेज है। फिर जाकर के सेकेंड शेड्यूल में जो पार्ट 1 है उसमें 10 क्लॉजेज है, पार्ट 2 में आपका कितना 4 क्लॉजेज है, पार्ट 3 में आपका 1 क्लॉजेज है। तो मुझे कैसे याद हो रहा है ना, वैसे आपको याद होगा। और इसके अंदर में क्लॉज, कौन सा क्लॉज क्या कहता है वो भी मुझे याद है, और आपको भी याद होगा, अभी याद होगा, इसको इस लेक्चर के बाद याद होगा, ठीक है ना। उसके बाद जब इससे समय बचता है तो हम क्या पढ़ते हैं, सेक्शन 7 पढ़ लेते हैं, सेक्शन 8 पढ़ लेते हैं डिस्क्वालिफिकेशन वाला। उसके बाद 25 से 22 पढ़ लेते हैं, 27 पढ़ लेते हैं, ब्रांच ऑफिस वगैरह कहता है कि हमारा कहाँ से ब्रांच ऑफिस खोलना चाहिए, नहीं खोलना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद इसे जब समय, डिस्क्वालिफिकेशन वाला तो हमने बता दिया। उसके बाद समय बचता है तो हम क्या पढ़ते हैं कि भैया फाइनेंस, जो फंडामेंटल कोड ऑफ एथिक्स है, फंडामेंटल कोड ऑफ एथिक्स है वो क्या है, वो क्या है। आप एक प्रोफेशनल पर्सन बनने जा रहे हो, जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो तो आपसे पब्लिक क्या एक्सपेक्ट करती है, क्या आपके बिहेवियर में प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो प्रोफेशनलिज्म आएगा नहीं आएगा, ये इसके लिए कुछ फंडामेंटल कोड ऑफ एथिक्स है, ठीक है ना। वो फंडामेंटल कोड ऑफ एथिक्स क्या है और आपके अंदर में वो इनबिल्ट होने चाहिए, तो वो क्या इनबिल्ट होने चाहिए उसके लिए भी आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, और वो मैं बता दूंगा। अभी सबके लिए मेमोरी टेक्निक है, टेंशन मत लो। जो मैंने 4 पॉइंट यहाँ लिखे ना, सबके लिए मेमोरी टेक्निक है, और 20 मिनट के बाद में आपको सब कुछ आएगा। तो 20 मिनट कब से काउंट करोगे, जब से क्लास स्टार्ट हुआ तब से नहीं, जब से मैं मेमोरी टेक्निक शुरू करूंगा तब से, ठीक है ना।
तो उसके बाद चौथा नंबर में प्रोसीजर। प्रोसीजर के लिए कोई मेमोरी टेक्निक नहीं है भैया, एक प्रोसीजर है, उसको एक बार देख लोगे दिमाग में आ जाएगा, उसके बाद आप उसको कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फंडामेंटल ऑफ कोड ऑफ एथिक्स के बाद आपको थोड़ा सा पढ़ना है थ्रेड्स की। प्रोफेशनल पर्सन जब भी ऑडिट करने जाता है या प्रोफेशनल पर्सन जो जब भी चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई काम करने जाता है तो उसके लिए उसके सामने कौन कौन से थ्रेड्स आते हैं, कौन कौन सा थ्रेड्स हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद थ्रेड से बचने के लिए कौन सा सेफ गार्डिंग है। एक बार एग्जाम में ये भी पूछ चुका है कि थ्रेड्स नहीं पूछा उसने, थ्रेड्स नहीं पूछा उसने क्या पूछ लिया, सेफ गार्डिंग। सेफ गार्डिंग पूछ लिया उसने कि बताओ थ्रेड्स है उससे बचने के लिए हम क्या करना चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए, तो वो भी आपको याद करना पड़ेगा और वो भी मैंने आपको याद करवा दिया है, ठीक है ना। तो चलो शुरू करें क्या, शुरू करें, समझ में आ गया क्या करने वाले हैं हम, तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले शेड्यूल नहीं करते, सबसे पहले शेड्यूल नहीं करते, छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, उसको मेमोरी टेक्निक से हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा सीधा हम शुरू करेंगे और इसमें फोकस करेंगे। इसको पूरा लिख लेना, पीडीएफ बोलोगे तो मैं पीडीएफ डाल दूंगा। अच्छा इसमें जो है सो कमेंट करना, जो मैं कमेंट करने के लिए कहूँगा, अगर कमेंट करते हो तो आगे भी मैं कुछ वीडियो डालने वाला हूँ, ठीक है ना। इसके बाद एसए सीरीज 700 का भी क्वेश्चन मैं सारा डालूंगा, उसके बाद आपका टैक्स ऑडिट का भी रिवाइज्ड डालूंगा, और उसके बाद जो टैक्स ऑडिट मेरे जो चैनल पे डला हुआ है वो बहुत ज़्यादा चलता है, वो बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन उसको रिवाइज करके मैं फिर से डालूंगा। उसमें कुछ लोगों के क्वेश्चन है कि सर इसमें ना बैकग्राउंड में म्यूज़िक वगैरह आ रहा है तो मुझे समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, उससे म्यूज़िक हटा करके मैं दोबारा से रिकॉर्ड करके उसको डालूंगा और थोड़ा सा और एलोबोरेट करके डालूंगा। अभी तो सिर्फ 13 मिनट की वीडियो थी, अब इससे ज़्यादा करके मैं वीडियो डालने वाला हूँ, थोड़ा सा 20 मिनट का वीडियो हो जाएगा, लेकिन और इलोबोरेट करके उसके अंदर के सब पॉइंट्स को भी मैं समझा करके और मेमोरी टेक्निक दे करके मैं आपके लिए डाल दूंगा, ठीक है ना। चलो तो अब शुरू करते हैं हम थोड़ा सा मेमोरी टेक्निक की तरफ। अब हमारी क्लासेस शुरू होती है, ठीक है ना। और स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना, आराम से पढ़ना है, 40-45 दिन बहुत होते हैं। 19 दिन में क्या जीत के लिए आ गया था, महाभारत। जब 19 दिन में महाभारत खत्म हो सकता है तो 40-45 दिन में आपका सीए का एग्ज़ाम भी हो सकता है, ठीक है ना। तो चलो अब फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, इसका मेमोरी टेक्निक लिखो कोबिट। क्या है, कोबिड, 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 क्या लिखोगे, कोबिड। सी, सी से क्या होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी, सी से क्या होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी। ओ से क्या होगा, ऑब्जेक्टिविटी, ओ से क्या होगा, ऑब्जेक्टिविटी। बी से क्या होगा, बिहेवियर, बी से क्या होगा, बिहेवियर। आई से इंटीग्रिटी, और डी से क्या होगा, ड्यू केयर मतलब, ड्यू केयर मतलब कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर मतलब कॉन्फिडेंस, कॉम्पिटेंस। यानी कि ये क्या हो गया, फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द कोड ऑफ एथिक्स। और मुझे ये पता है कि आपने जिससे भी जिन अच्छे टीचर से क्लासेस ली है उन्होंने इनका मतलब समझाया होगा, तो मुझे अब इसका मतलब समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको मैं पॉइंट याद करवा रहा हूँ कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द कोड ऑफ एथिक्स, इसका अगर क्वेश्चन आता है तो आपको 5 पॉइंट लिखने हैं भैया, 5 पॉइंट लिखने हैं भैया। कौन से पॉइंट, कोविड, कोविड। सी से क्या हो गया, कॉन्फिडेंशियलिटी, ओ से ऑब्जेक्टिविटी, बी से बिहेवियर, आई से इंटीग्रिटी और डी से ड्यू केयर, ठीक है ना। चलो आगे थ्रेट्स आते हैं। थ्रेट्स का होता है फांसी, थ्रेट्स होगा लेकिन फांसी नहीं लगेगी, थ्रेट्स हो सकता है लेकिन फांसी नहीं लगेगी। क्या नहीं लगेगी, थ्रेट्स हो सकता है लेकिन फांसी नहीं लगेगी, थ्रेट्स हो सकता है लेकिन फांसी नहीं लगेगी। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना और उसको लिख लेना, अगर लिख सकते हो तो। थ्रेट्स तो होगा लेकिन फांसी नहीं लगेगी। अब फांसी में क्या है, एफ से हो गया फैमिलिटी थ्रेट्स, एफ से हो गया फैमिलिटी थ्रेट्स, ए से हो गया एडवोकेसी थ्रेट्स, एस से हो गया सेल्फ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, और इंटिमिडेट इंटिमिडेट थ्रेट, इंटिमिडेट थ्रेट। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में आपको आई थिंक ये सब डेफिनेशन आपको पता होगा, लेकिन जो इसके अगर थ्रेट से क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज थ्रेट, व्हाट इज थ्रेट, ठीक है, तो आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं। 5 पॉइंट कौन लिखते हैं, फांसी, FASSI। एफ से हो गया फैमिलिटी थ्रेट्स, ए से हो गया एडवोकेसी थ्रेट्स, एस से हो गया सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, और एस से दूसरे एस से हो गया सेल्फ रिव्यू थ्रेट, और आई से क्या हो गया,
सॉरी इंटीमिडेट थ्रेट, ठीक है ना। अब इससे बचने के लिए क्या होता है, कुछ हमारे पास सेफगार्ड्स होते हैं, यानी थ्रेट्स तो आपके सामने आएंगे, थ्रेट्स आएंगे तो उससे हम कैसे बचे, तो उसके लिए क्या होगा, सेफगार्ड्स होगा। तो सेफगार्ड्स से अगर रिलेटेड क्वेश्चन कोई आता है, सेफगार्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो सिंपल सा है, हमें क्या लिखना है, एक मेमोरी टेक्निक आपके लिए बना दी है हमने। एग्जाम्पल्स पूछता है, ऐसा नहीं पूछता कि सेफगार्ड्स बता दो, ये क्वेश्चन, ये लाइन आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल का है कि एग्जाम्पल ऑफ द एक्शन, एग्जाम्पल दे दो किसका, example of the action that in certain circumstances might be safeguard to the address threats includes। अब इसमें कुछ पॉइंट्स है, 4-5 पॉइंट्स है, उसको एक छोटा सा स्टोरी के रूप में मैंने बना दिया है, उसको ध्यान में रखेंगे, उसको लिख लेंगे और 2-3 बार रिपीट करेंगे, वो अपने आप याद हो जाएगा। तो क्या है, सेफगार्ड के लिए जब भी पूछेगा तो हम क्या बताएंगे उसको कि एडिशनल टाइम एंड क्वालिफाइड पर्सोनल मिल करके क्या बनते हैं, एप्रोप्रिएट रिव्यूअर बनते हैं। एडिशनल टाइम, जब एक क्वालिफाइड पर्सोनल के पास एडिशनल टाइम होता है तो एडिशनल टाइम एंड क्वालिफाइड पर्सोनल मिल करके क्या बनते हैं, एडिक्वेट रिव्यूअर बनते हैं। और आई होप कि इसको आपने अपने बुक से पढ़ा है। अगर आपने एक बार भी अपने बुक से पढ़ा है तो इसको आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो अब दूसरा लाइन क्या है, पहला लाइन तो क्या था, एडिशनल टाइम एंड क्वालिफाइड पर्सोनल को मिला करके क्या बनता है, एक क्या बनता है, एप्रोप्रिएट रिव्यूअर बनता है, ठीक है ना। और डिफरेंट पार्टनर किसी अनदर फर्म के साथ मिलकर सेपरेट टीम बनाते हैं। एक डिफरेंट पार्टनर किसी अनदर फर्म के साथ मिल करके एक सेपरेट टीम बनाते हैं। इस तरीके से सेफ गार्डिंग वाला आपका जो थ्रेट है वो कंप्लीट होता है। आप बुक में जाएंगे और उसको पढ़ेंगे। देखो ना यहाँ पे क्या लिखा है, मैं आपको दिखा भी देता, लेकिन चलो अभी अपने उतना समय नहीं है। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको ये लाइन बाय लाइन पढ़वा भी दूंगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, डिसएबिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ मेंबरशिप, यानी कौन सा जो ये सेक्शन है ना, सेक्शन 8 इज, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, और ये पूछ चुका है कि भैया कौन मेंबर नहीं बन सकता, तो इसके लिए है रैंडम कन्विक्टेड। बहुत सारे लोग बहुत सारी मेमोरी टेक्निक देते हैं, मुझे लगता है कि हाँ ये मेरे लिए बेस्ट है, तो इसलिए मैंने क्या दिया, रैंडम कन्विक्टेड, RANDM, रैंडम कन्विक्टेड। आर से क्या हो गया आपका, रिमूव्ड फ्रॉम रजिस्टर ऑफ मेंबर, ठीक है ना। ए से क्या हो गया, एज। अब एज में याद रखना 21 साल अटेंड नहीं किया हो, यानी वो 20 साल 11 महीना और 30 दिन का हो सकता है, तो वो मेंबर नहीं बनेगा। 21 साल जैसे ही अटेंड करेगा वो मेंबर बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद एन से हो गया नो सर्टिफिकेट है। डी से हो गया डिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट। कॉमन सेंस है, डिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट थोड़ी ना बन सकता है, डिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट तो ऑलरेडी बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, तो अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट नहीं बन सकता, ठीक है ना। उसके बाद एम से क्या हो गया, मोरल टर्पिट्यूड, ये याद रखना है, मोरल टर्पिट्यूड ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है ना। मोरल टर्पिट्यूड भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। उसके बाद कन्विक्टेड से तो आपका कन्विक्टेड हो ही गया, कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, ठीक है ना। तो कितने मेमोरी टेक्निक हो गए, 1 2 3 4 मेमोरी टेक्निक हो गए आपके, 4 मेमोरी टेक्निक हो गए, ठीक है। अब आते हैं हम मैनेजमेंट कंसल्टेंसी पे। ये याद रखना, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एक बहुत वास्ट सेक्शन है। दुनिया में जितने भी काम होते हैं, एडवाइजरी का काम होता है, MIS का काम होता है, या फिर फाइनेंस अकाउंट्स से रिलेटेड कोई भी काम होता है दुनिया में, ये याद रख लेना, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है। लेकिन वो अगर यही काम सेम पर्सन को दे रहा है तो उसी सेम SSC का ऑडिट नहीं कर सकता, ठीक है ना। इसलिए मैनेजमेंट कंसल्टेंसी पढ़ाया जाता है कि आप ये काम तो कर सकते हैं, लेकिन करोगे तो कंपनीज एक्ट आपको रोक देती है, आपको क्या करने से उसी का ऑडिटर बनने से। आपको इस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में एक पॉइंट आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, वो ये पॉइंट याद रखना है कि कभी कभी वो पूछ देता है कि मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में कौन सा ऐसा काम है जो आप नहीं कर सकते, तो आपको उसके लिए मेमोरी टेक्निक ये याद रखना है कि सीए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में ना ही अंडरराइटिंग करेगा और ना ही ब्रोकरिंग करेगा। सीए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में ना ही अंडरराइटिंग करेगा और ना ही ब्रोकिंग करेगा। कुछ मेमोरी टेक्निक देने वाले मेमोरी टेक्निक इनका देते हैं PUB, बहुत अच्छा लगता था,
मुझे भी अच्छा लगता है। मैंने भी सुना था किसी स्टूडेंट से, उसने बोला था कि पब है सर, इसका तो बहुत छोटा है पब। क्या होता है ना, पी यू भी याद रहेगा, पी से क्या आता है ये याद नहीं रहेगा, यू से क्या आता है ये याद नहीं रहेगा, बी से क्या आता है ये याद नहीं रहेगा, ठीक है ना, कभी कभी भूल जाते हो। इसलिए कोशिश करो कि उसको स्टोरी की तरह याद रखो। तो सीए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या करेगा, ना ही अंडरराइटिंग करेगा ना ही ब्रोकिंग करेगा। सीए मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में ना ही अंडरराइटिंग करेगा ना ही ब्रोकिंग करेगा। वो भी याद रख लो ना भैया, पब भी याद रख लो, पब भी याद रख लो और ये भी याद रख लो। पब से अगर याद नहीं आ रहा हो तो ये यूज कर लेना। सीए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या नहीं करेगा, अंडरराइटिंग नहीं करेगा और क्या नहीं करेगा, तो और अपना ब्रोकिंग नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये भी खत्म हो गया आपका। अब आगे चलते हैं हम। अब हमारे पास आता है शेड्यूल, सबसे वास्ट। आ जाइए भाई। सबसे पहले तो फर्स्ट शेड्यूल, जो भी हमारा प्रोफेशनल एथिक्स का क्लॉज है, फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल के लिए एक कोड है। कोड याद रखना, कोड याद रखना। फर्स्ट शेड्यूल के लिए कोड है 12232, 12232, और सेकंड शेड्यूल के लिए कोड है 1041, 1041। क्या है, 12232 1041, 12232 1041। रिपीट करो मेरे साथ, 12232 1041। अब 12232 क्या होता है, 12 क्लॉज, 2 क्लॉज, 3 क्लॉज, 2 क्लॉज, 1041, 10 क्लॉज, 4 क्लॉज, 1 क्लॉज। इससे क्या हुआ, फर्स्ट शेड्यूल में आपको ये याद आ गया, 4 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में 12 क्लॉज है, सेकेंड पार्ट में 2 क्लॉज है, थर्ड पार्ट में 3 क्लॉज है, फोर्थ पार्ट में कितना क्लॉज है, 2 क्लॉज है। उसके बाद सेकेंड शेड्यूल में फर्स्ट पार्ट में 10 क्लॉज है, सेकेंड पार्ट में 4 क्लॉज है और थर्ड पार्ट में 1 क्लॉज है। 12232 1041। अब प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता है, अदर मिसकंडक्ट होता है, दोनों में डिफरेंस दिया हुआ है। सिंपल सा ये याद रख लेना, जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता है और अदर मिसकंडक्ट होता है उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, तो फर्स्ट शेड्यूल का फोर्थ नंबर, फर्स्ट शेड्यूल का फोर्थ पार्ट और सेकेंड शेड्यूल का थर्ड पार्ट इज अदर मिसकंडक्ट, अदरवाइज एवरीथिंग इज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ठीक है ना। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मतलब कि फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 में, पार्ट 2 में और पार्ट 3 में जो भी आ रहे हैं मिसकंडक्ट आ रहे हैं, वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो गया। और जो फर्स्ट शेड्यूल के फोर्थ पार्ट में और सेकेंड शेड्यूल के थर्ड पार्ट में, यानी लास्ट वाले पार्ट में जो भी आ रहे हैं, वो अदर मिसकंडक्ट हो गया, ठीक है ना। अब चलो, अब ये तो याद हो गया 12232 और 1041। अब इससे आते हैं हम क्लॉज के अंदर में कौन सा पॉइंट है, क्लॉज के अंदर में कौन सा पॉइंट है, सो याद करते हैं, ठीक है ना। चलो, फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1 में याद करवा रहा हूं आपको। फर्स्ट शेड्यूल देखो, कहेंगे सर हम कैसे याद रखेंगे कि फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 का ये वाला मेमोरी टेक्निक है, वो ऑटोमेटिकली याद रहेगा, क्योंकि 2 लाइन का मेमोरी टेक्निक 12 क्लॉज के लिए नहीं हो सकता। तो अब चलते हैं हम मेमोरी टेक्निक की तरफ। अच्छा, मैं एक ये कह रहा था कि आप जब भी प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन लिखोगे, जब भी प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, तो उसमें आपको एक लाइन होता है, वो लाइन जरूर लिखना है आपको। ये लाइन देखो, देखो ये लाइन आपको लिखने ही लिखने हैं। द चार्टेड का लिखना है। अगर किसी क्लॉज से, मान लो क्लॉज 1 से आ गया क्वेश्चन, तो आपको क्या लिखना है, एज पर क्लॉज 1 पार्ट 1, क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेट फर्स्ट शेड्यूल, a chartered accountant a chartered accountant a chartered accountant in practice is deemed to be guilty of professional misconduct if he, और उसके बाद यहां से आपको सारे लाइंस लिखने हैं, ठीक है ना। तो ये लिखना है। अब आपको ये याद ही नहीं रहेगा कि वो कौन से क्लॉज से क्वेश्चन आया है, तो आप कहां से लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे ना। चलो आ जाओ, अब हम याद करते हैं, क्लॉज याद करते हैं। फर्स्ट शेड्यूल में देखो 12 क्लॉजेज है ना। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, उसका जो लेटर है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया। NPA, पार्टनरशिप, सिक्योर, प्रोफेशनल वर्ड्स, एडवर्टीजमेंट, ऑडिटर्स, कंपनीज, परसेंटेज, बिजनेस। याद रखना, ये जो है ना एक क्लॉज नंबर 10, इससे बहुत बारी क्वेश्चन आता है और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता है अगर इससे क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसके अंदर में भी कुछ लंबे 10 पॉइंट्स है, 10 पॉइंट्स है, ठीक है ना, कि कौन कौन से काम कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज, यानी परसेंटेज बेसिस पे चार्ज करके कौन कौन सा काम सीए कर सकता है। ये क्लॉज कहता है कि आप परसेंटेज पे चार्ज नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर में प्रोविजो भी डला हुआ है, और प्रोविजो वो कहता है कि हम परसेंटेज बेसिस पे कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या है कि
इसका मेमोरी टेक्निक ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है, या तो आप सर्च कर लेना या फिर मैं यहाँ ऊपर में अभी डाल दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ या यहाँ ऊपर में कहीं डल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करना और वो मेमोरी टेक्निक आप लिख लेना, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा क्या है, अब आ जाते हैं हम मेमोरी टेक्निक पे। पार्ट 1 ऐसे चार्ट बना लो, और इसका ये मैं दे दूंगा आपको, लेकिन लिखो, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं, जब तक मेरे सामने साथ नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं समझ में आएगा। तो ये है फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 का मेमोरी टेक्निक कि एनपीए 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 के बावजूद एनपीए होने के बावजूद एनपीए के बावजूद अपने पार्टनरशिप को सिक्योर करने के लिए एनपीए के बावजूद अपने पार्टनरशिप को सिक्योर करने के लिए प्रोफेशनल वर्क का एडवर्टीजमेंट कराना होगा। एनपीए के बावजूद अपने पार्टनरशिप को सिक्योर करने के लिए प्रोफेशनल वर्क का एडवर्टीजमेंट कराना होगा। और ऑडिटर और प्रीवियस ऑडिटर अगर कंपनी का है, प्रीवियस ऑडिटर अगर कंपनी का हुआ तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लेकर के बिजनेस के बैलेंस शीट पे साइन करेगा। क्या है? एनपीए होने के बावजूद भी पार्टनरशिप को सिक्योर करने के लिए एनपीए होने के बावजूद भी पार्टनरशिप को सिक्योर करने के लिए प्रोफेशनल वर्क का एडवर्टीजमेंट कराता है। क्या कराता है? प्रोफेशनल वर्क का एडवर्टीजमेंट कराता है। और अगर प्रीवियस ऑडिटर कंपनी का है तो परसेंटेज बेसिस पे बिजनेस का बैलेंस शीट क्या करेगा? साइन करेगा। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका शेड्यूल 1, फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1 का 12 क्लॉजेज। फर्स्ट क्लॉज क्या कहता है? नेम के बारे में। दूसरा क्या कहता है? पे के बारे में। तीसरा क्या कहता है? एक्सेप्ट के बारे में, तो एनपीए हो गया। चौथा क्या कहता है? पार्टनरशिप के बारे में, कि किसके साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हो, तो पार्टनरशिप सिक्योर करना। ठीक है। उसके बाद क्या है? सिक्योर के बाद आपका ये प्रोफेशनल वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लॉज है 6। क्लॉज 6 आपको बहुत ही थॉरोली पढ़ना है, इसको ब्लड में उतारना है। 6 से बार बार क्वेश्चन आते हैं। सेवेंथ में क्या है? सेवेंथ में क्या हो गया? एडवर्टीजमेंट 6 और 7 मिलाकर के क्वेश्चन आते हैं, और इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि वो 6 से आया है या 7 से आया है। एक बात याद रख लेना कि क्लॉज 5 से क्वेश्चन नहीं आया है और नहीं आएगा, क्योंकि क्लॉज 5 क्या है? वो सपोर्टिंग है क्लॉज 6 का और क्लॉज 7 का। तो क्लॉज 5 से कभी कंफ्यूज मत हो, क्लॉज 5 से कभी क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। ठीक है। स्कोप ही नहीं है। क्यों नहीं है स्कोप? है क्योंकि 6 क्लॉज और 7 क्लॉज का वो सपोर्टिंग है। 8वां क्लॉज क्या हो गया? प्रीवियस ऑडिटर के बारे में। उसके बाद क्या हो गया? कंपनी के बारे में। उसके बाद क्या हो गया? परसेंटेज चार्ज कैसे करता है। और इसके लिए मेमोरी टेक्निक मैंने अलग से दिया हुआ है कि इसको प्रोविजो भी है, और कुछ 6-7 पॉइंट्स है जो कि प्रोविजो में बताया गया कि कौन सा ऐसा काम है जिसमें जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो ये परसेंटेज बेसिस पे चार्ज कर सकते हैं फी। उसके बाद 11वां नंबर में आपका क्या हो गया? बिजनेस कि कौन कौन से बिजनेस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्पेशल परमिशन से और ये नॉर्मल परमिशन से। और उसके बाद लास्ट वाला क्या है? साइन आपको करना है। तो आप साइन करोगे, आपका पार्टनर्स साइन करेंगे, तो उसका क्या मतलब कि प्री रिक्विजिट्स है, कब साइन कर सकते हो, कौन साइन कर सकता है, किस पेपर पे साइन कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका क्लॉज 1 से लेकर के 12 खत्म हो जाता है। किसका? पार्ट 1 का और फर्स्ट शेड्यूल का। ठीक है ना। अब चलते हैं हम पार्ट 2 की तरफ। अब आ गया फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है? देखो, कुछ नहीं है, पी से पेज, ए से एक्सेप्ट। उसके बाद थर्ड में क्या है? पार्ट 3 में क्या है? फेलो मेंबर does not supply a right tender। देखो, इसमें क्या है ना, आप does not supply और right tender को कंफ्यूज हो जाते हैं। किससे? आप इस क्लॉज से कंफ्यूज होते हैं। डिस्क्लोजर ये स्टेटमेंट टू द आईसीआई जो है अपना क्लॉज 2 शेड्यूल 2 का क्लॉज नंबर 3 और 3 से आप कंफ्यूज होते हैं। 3 को ध्यान से पढ़िएगा 3 को। उसमें कुछ और कहता है, फॉल्स स्टेटमेंट टू द आईसीएआई। कोई फॉल्स स्टेटमेंट आपने किसको दिया? आईसीएआई को। और फर्स्ट शेड्यूल में जो आपका मैंने यहाँ याद करवाया है, फेलो मेंबर डज नॉट सप्लाई। यहाँ पे क्या है? सेकेंड
जो थर्ड पार्ट है उसका सेकेंड क्लॉज कहता है डज नॉट सप्लाई। आप सप्लाई ही नहीं कर रहे हो, अगर आपसे कुछ मांगा जा रहा है आईसीआई के द्वारा तो आपने सप्लाई नहीं किया, दिया नहीं उसको। और थर्ड क्लॉज में क्या कहता है, कहता है कि आपने टेंडर के लिए अगर अप्लाई किया है, कोई पार्टनरशिप फर्म है या कोई दूसरा सीए फर्म है या कोई भी कंपनीज है, अगर कोई टेंडर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप उसमें गलत चीज़ डाल रहे हो। तो थर्ड पार्ट का जो अपना फर्स्ट शेड्यूल के थर्ड पार्ट का जो मेमोरी टेक्निक है वो क्या है, फेलो मेंबर डज नॉट सप्लाई राइट टेंडर, फेलो मेंबर डज नॉट सप्लाई राइट टेंडर। और फोर्थ क्लॉज का जो मेमोरी टेक्निक है वो है गिल्टी बाय एनी कोर्ट, गिल्टी बाय एनी कोर्ट फॉर डिसरेप्यूट, गिल्टी बाय एनी कोर्ट, गिल्टी बाय एनी कोर्ट। अब इसमें क्या है, गिल्टी बाय एनी कोर्ट में 6 महीने से कम की सजा है। यहाँ फर्स्ट शेड्यूल चुकी है, ये फर्स्ट शेड्यूल है, तो फर्स्ट शेड्यूल जो है ना नॉर्मल माना जाता है, नॉर्मल गलतियां मानी जाती है, इसलिए इसमें सजा भी 6 महीने से कम का है। जो फोर्थ पार्ट है उसमें दो क्लॉजेज हैं। दो क्लॉजेज के फर्स्ट वाले क्लॉज में क्या है, गिल्टी बाय एनी कोर्ट, कोई भी कोर्ट हो सकता है, सिविल कोर्ट हो सकता है, क्रिमिनल कोर्ट हो सकता है, और उसके द्वारा जो गिल्टी की गई है वो है नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, ठीक है ना, फॉर डिसरेप्यूट। अब डिसरेप्यूट वाला जो भी है कि अगर आपने कोई ऐसा काम कर दिया जिसके वजह से आपको क्या हो रहा है, आपने अपने प्रोफेशनल डिग्री को डिसरेप्यूट कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट शेड्यूल कंप्लीट हो गया, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल का 4 पार्ट था, इसका कोड क्या था, फर्स्ट शेड्यूल का कोड क्या था, 12 मतलब 12 क्लॉजेज। 12 क्लॉज का क्या था, एनपीए होने के बावजूद भी पार्टनरशिप को सिक्योर करने के लिए प्रोफेशनल वर्क का आप क्या कराते हैं, एडवर्टीजमेंट कराते हैं, और प्रीवियस ऑडिटर अगर कंपनी का है तो वो परसेंटेज बेसिस पे फी चार्ज करेगा और बिजनेस के बैलेंस शीट को साइन करेगा, ठीक है ना। उसके बाद पार्ट 2 है, पार्ट 2 में पी ए, पार्ट 3 है, पार्ट 3 में है फेलो मेंबर डज नॉट सप्लाई राइट टेंडर। और पार्ट 4 है, पार्ट 4 में है कि गिल्टी बाय एनी कोर्ट फॉर डिसरेप्यूट। फर्स्ट शेड्यूल कंप्लीट हो गया। देखो 2 मिनट क्या 1 मिनट भी नहीं लगा पूरे फर्स्ट शेड्यूल को रिकॉल करने के लिए। फिर से एक बार देखो कितना मिनट लगता है, 30 सेकंड से ज्यादा लगता है क्या। फर्स्ट शेड्यूल स्टार्ट करो। फर्स्ट शेड्यूल का क्या है कोड, 12232 क्लॉज 1 एनपीए होने के बावजूद भी पार्टनरशिप को सिक्योर करने के लिए प्रोफेशनल वर्क का एडवर्टीजमेंट कराना पड़ता है। प्रीवियस ऑडिटर अगर कंपनी का है तो परसेंटेज बेसिस पे चार्ज करेगा फी और बिजनेस के बैलेंस शीट को साइन करेगा, ठीक है ना। सेकंड पार्ट का पीए हो गया पा, और थर्ड पार्ट का क्या हो गया, थर्ड पार्ट का हो गया फेलो मेंबर डज नॉट सप्लाई राइट टेंडर, और फोर्थ का क्या हो गया, एनी कोर्ट गिल्टी बाय एनी कोर्ट फॉर डिसरेप्यूट। खत्म हो गया। देखो 30 सेकंड भी नहीं लगा आई गेस। अब आते हैं सेकंड शेड्यूल में। सेकेंड शेड्यूल में कोड क्या था, सेकेंड शेड्यूल का कोड क्या था, 1041। सेकेंड शेड्यूल का कोड क्या था, 1041। सेकेंड शेड्यूल का कोड क्या था, 1041, ठीक है ना। अब इसको याद करो। 10 क्लॉजेज हो गए फर्स्ट पार्ट में, 10 क्लॉजेज हो गए फर्स्ट पार्ट में। क्या है, इंफॉर्मेशन का एग्जामिनेशन करके भी फ्यूचर ट्रांजैक्शन पर ओपिनियन नहीं दे पाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर इंफॉर्मेशन का आप एग्जामिनेशन कर भी लेते हो फिर भी फ्यूचर ट्रांजैक्शन पे आप क्या नहीं दे पाओगे, ओपिनियन नहीं दे पाओगे। क्योंकि कभी कभी मटेरियल फैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज्ड नहीं होते हैं, और कभी कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट डिस्क्लोज्ड होते हैं, लेकिन हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये नज़रअंदाज हम क्यों करते हैं, ये इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपना काम ग्रॉसली नेग्लिजेंट तरीके से करते हैं। तो ग्रॉसली नेग्लिजेंट तरीके से हम ना करें, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऑब्टेन एविडेंस करना पड़ेगा, उसके बाद हमें अपना सही तरीके से प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, और उसके बाद मनी के चक्कर में नहीं रहना पड़ेगा। यानी बैंक अकाउंट में अगर मनी आया है तो उसको उसी पर्पज से यूज करो, ठीक है ना। 10 क्लॉज कंप्लीट हो गया। तो इंफॉर्मेशन का एग्जामिनेशन कर भी लोगे फिर भी आप फ्यूचर ट्रांजैक्शन का के ऊपर में और ओपिनियन नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि कभी कभी जो फाइनेंशियल मटेरियल फैक्ट होते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज नहीं किए जाते हैं, और अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपीयर होते भी हैं तो हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हमने ग्रॉसरी नेग्लिजेंट तरीके से काम किया है। ऐसा काम ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऑब्टेन करेंगे सफिशिएंट
और सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, और हम अपना प्रोसीजर सही तरीके से काम करेंगे, प्रोसीजर सही तरीके से निभाएंगे, और 10वां नंबर में हम मनी के चक्कर में नहीं रहेंगे। ठीक है ना। पार्ट 2 में आते हैं। कोड क्या था 1041, तो पार्ट 2 में क्या हो गया, पार्ट 2 में 4 क्लॉजेज होंगे। 4 क्लॉजेज का देखो मेमोरी टेक्निक क्या है। 4 क्लॉजेज का मेमोरी टेक्निक है कॉन्ट्रावेंस, contravenes any of the provision contravenes of any of the provision of the ICI Act, CA Act, contravenes of any of the provision of CA Act, regulation वगैरह फलाना ढिमकाना, includes contravenes of any of the provision includes, क्या include करता है, disclosure by the employee। मेमोरी टेक्निक है याद रखने के लिए, चारों क्लॉज है, ठीक है ना। इसको इधर उधर मत ले जाओ, सिर्फ याद रखो कि contravenes of provision includes disclosure by the employee, second false statement to ICAI, यानी contravenes of provision क्या क्या इंक्लूड और करता है, तो disclosure by the employee, सेकेंड है false statement by to the ICAI, और थर्ड नंबर में embezzlement या embezzles याद रखना, ठीक है। और जो इसका थर्ड क्लॉज है, इसका एक ही पॉइंट है, कौन सा वाला, गिल्टी कन्विक्टेड मोर देन 6 मंथ, ठीक है। तो इसको याद रखने का, इसके लिए मेमोरी टेक्निक की भी जरूरत नहीं है। 4th नंबर में एक्सीडिंग 6 मंथ, ठीक है ना। जो वहाँ पे 4th क्लॉज था, 4th पार्ट का फर्स्ट क्लॉज था, वो यही शेड्यूल 2 के पार्ट 3 के क्लॉज 1 में लिखा है, लेकिन यहाँ पे जो अपना इम्प्रिजनमेंट है उसका पीरियड एक्सीड है 6 मंथ से, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप आपको सारा कुछ याद हो गया होगा। प्रोफेशनल इथिक्स में मैंने आपको फंडामेंटल्स ऑफ कोड ऑफ इथिक्स याद करवाया, थ्रेट्स याद करवाया, सेफगार्डिंग ऑफ थ्रेट्स याद करवाया, डिस्क्वालिफिकेशन मेंबरशिप का मैंने याद करवाया आपको, उसके बाद दिया डिस्क्वालिफिकेशन याद करवा दिया, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में कौन सा चीज़ है जिसको नहीं लिखना है वो याद करवा दिया, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट शेड्यूल का सारे क्लॉजेज, सेकेंड शेड्यूल के सारे क्लॉजेज आपको याद करवा दिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके अंदर के भी कंटेंट, जैसे सिर्फ थ्रेट्स था उसमें मैंने आपको फांसी दे दी, मतलब मैंने आपको फांसी नहीं दी, मेमोरी टेक्निक दी फांसी की। तो फांसी से आपको फैमिलिटी थ्रेट याद आ गया, एडवोकेसी थ्रेट याद आ गया, सेल्फ इंटरेस्ट सेल्फ रिव्यू थ्रेट और इंटीमिडेट थ्रेट याद आ गया, लेकिन उसके अंदर में भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। तो अब उसको मैं देने चल जाऊँ तो ये वीडियो हो जाएगा 1 घंटे का, ठीक है ना, 1 घंटे का। वैसे प्रोफेशनल एथिक्स को कंसेप्चुअली पढ़ो तो 3-3.5 घंटे में कंप्लीट हो जाता है, और मेमोरी टेक्निक यार 20 मिनट से ज़्यादा क्या पढ़ोगे। अब उसके अंदर में अगर पॉइंट लिखने हैं, अगर उसके अंदर के भी कंटेंट के आपको मेमोरी टेक्निक चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, आपको लाइक करना पड़ेगा, कम से कम कुछ लाइक और शेयर करो, जितना ज़्यादा शेयर होगा मैं खुश होऊंगा, तो उसके अंदर का मेमोरी टेक्निक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।